पंजाब के निगरान काबीना के 6 वज़रा के आज हल्फ उठाने का इम्कान है, जबकि दूसरी जानिब अगर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की बात करूं तो वो सड़कों पर मौजूद हैं, एहतजाज कर रहे हैं। लाहौर में आज एहतजाज किया, बुध को रावलपिंडी में एहतजाज करेंगे। मैं जावेद साहब आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या ये एहतजाज बिला जवाज़ नहीं है? मुझे नहीं लगता, ये बेमकसद है। जब टाइम था आप असम्बलियों में रहते, असम्बलियों में रह के आप जो एहतजाज कर सकते थे वो किया। और देखने की चीज़ है किस चीज़ पे एहतजाज कर रहे हैं। एक ऐसी चीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऐन मुताबिक हुई है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कानून के मुताबिक नहीं हुई? अगर आप सिर्फ फ्यूचर की सोच पे एहतजाज कर रहे हैं कि अगर वो ये करेगा, अगर वो धांधली करवाएगा, अगर वो पुलिस ऑफिसर्स के जरिए ये करवाएगा, ये अगर से ना अदालतें चलती हैं, ना इंसाफ होता है, ना कौम इस बात को समझती है। और दूसरी चीज़ जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जिसके खिलाफ आप कर रहे हैं, मुझे दो चीज़ें बता दें कि मोहसिन नकवी पे आप 10,000 क्रिटिसिज्म करें, मुझे बताएं जितने बंदे नाम थे उन मुकाबले में मोहसिन नकवी के मुकाबले का कोई एक नाम बता दें जिसने इनिशिएटिव लिए हों, जिसने छोटी उम्र में अपना सब कुछ बेच के जब चैनल खड़ा किया। तो इससे ज़्यादा इनिशिएटिव और एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन क्या हो सकती है? मैनेजमेंट के हवाले से पिछले 15 साल में उस बंदे ने इतने चैनल खड़े कर दिए, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हुआ, पॉलिटिशियन से वो मुलाकात करता। आपको प्रॉब्लम ये है कि वो पॉलिटिशियंस के साथ मुस्लिम लीग नून या उनके साथ मुलाकातें होती। और भाई एक जर्नलिस्ट का काम है ये, उसके फ़राइज़ में ये शामिल है कि वो तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ मुलाकातें करे, उसने अपना व्यू पॉइंट लेना है। अब भी उन्होंने कुछ किया नहीं है। जुमा 2 दिन हुए, आपको अभी से तूफान बरपा हो गया कि पता नहीं क्या होगा। तो खुदारा इस चीज को छोड़ें, आप फोकस करें जो आपके मसाइल हैं। आपका मसाइल है कि इलेक्शन में आपकी जो तंजीम के मसाइल हैं उनको एड्रेस करें। आपने उसका नजारा कराची के इलेक्शन में देख लिया, वो आपका टारगेट होना चाहिए। और अगर यही वतीरा रखा तो मैं नहीं समझता कि आप जिस इलेक्शन पे समझते हैं कि आप 2/3 मेजॉरिटी ले जाएंगे, वो आपको शायद ना मिले। हाँ, अगर आपने अपने वोटर की तरफ इशारा किया और इस तरह के जो आप चोंचले कर रहे हैं, इन चोंचलों से आपको कोई हासिल वसूल नहीं होगा। इफ्तिखार साहब, आप क्या कहेंगे? क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर मौजूद है? क्यों एहतजाज कर रहे हैं कायनी इक़दाम के खिलाफ, और हासिल क्या होगा? जी देखिए, बात यह है कि उनका आइनी हक है जब तावक्ते कि वो जंगलें ना तोड़ें जो PHA के वहाँ लगे हुए हैं, तावक्ते कि वो लाइटें ना तोड़ें जो PHA ने वहाँ लगवाई हैं, तावक्ते वो खम्भे ना उखाड़ने शुरू कर दें, तब तक वो आए। असल में वो एक तफरी के तौर पे इकट्ठे होते हैं, वो उनका मीटिंग पॉइंट है। मसलन हम दोस्त कभी कभार मीटिंग पॉइंट बनाते थे ना, यार फलाने चाय खाने पे इकट्ठे होना है, तो लोग वहाँ पे आ जाते थे, गपशप होती थी। कॉफ़ी हाउस होता था। कॉफ़ी हाउस, ये उनका कॉफ़ी हाउस है, उनका हक है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट नहीं, वैसे इफ्तिखार साहब आप इमरान खान से ये भी तो पूछे ना, जब उन्होंने उस्मान बुज़दार अपॉइंट किया था उस वक्त क्या क्राइटेरिया था उनका? देखो बात सुनो, ये बात मैं तो हैरान हूँ उस शरीफ आदमी पर। मैं उसको 2 दफ़ा मिला हूँ जब वो वज़ीर आला नहीं रहा। आप यकीन करें कि इतना हम्बल आदमी मैंने नहीं देखा। तो फिर मस्जिद के इमाम को लगा दें आप, वो बड़ा हम्बल होता है, बड़ा साफ सुथरा होता है। आप दीन में यकीन रखने वाले इंसान हैं। अभी आप नमाज पढ़ के आए हैं, मेरा तो यकीन है कि आखिर हतमी तौर पे इस मुल्क के अंदर इक़्तिदार उन्हीं के पास जाएगा जिनका आपने तज़किरा किया है। अगर सियासतदानों को ये रवैया रहा तो वहीं पे जाएगा। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, उनको इकट्ठा होने दें। गाना होगा, कोई वो क्या होता है, DJ होता है, उसमें गाने शाने होंगे, कुछ गालियाँ वालियाँ दी जाएंगी, कोई फुटेज वगैरह बनेगी, फुटेज को फ़ौरन आगे भिजवाया जाएगा। ऐसे सवाल किए जाते हैं कि जावेद मैं परेशान हो जाता हूँ कि इनको समझाने वाला कोई भी नहीं है। मतलब ये जो बात इस खातून ने ये इंट्रो में बताई हमें और तुमने डिस्कस की, असेंबलियाँ छोड़ के बाहर जा रहे हो, और लोग असेंबलियों के लिए इलेक्शन लड़ते हैं, पैसा लगाते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात लोगों को घरों में जाते हैं, वोटों की भीख मांगते हैं, फिर जाके इलेक्ट होते हैं, और तुम असेंबलियों से बाहर जाके मजमे लगा रहे हो। चलो मेरी भी ये बात मान जाओ, आज का मजमा तुम्हारा कोई मजमा नहीं होना। इस मजमे ने उसी गोल दायरे में रहना है जितने गोल दायरे तुम्हारे लिए मौजूद है। जो ये तुम्हें हम जैसे पागल जर्नलिस्टों ने दिमाग ख़राब कर दिया था ना तुम्हारा, कि यू आर द मोस्ट पॉपुलर, मैंने तब कहा था इट विल बी डिसाइडेड बाय द वोटर्स
and the voter did decide it in इफ्तिखार Karachi. साहब अगर पॉपुलैरिटी है तो उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आ जाती है ना, जावेद तो साहब, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी एक का सेकंड। भी मुजाहरा नवीद साहब, आप करें। ये देखिए पंजाब में मस्बत तब्दीलियां हम देख रहे हैं, हल्फ उठा लेंगे 6 वज़रा। उसके अलावा हमने ये देखा कि चीफ सेक्रेटरी, आईजी, सीसीपी और लाहौर को भी तब्दील किया गया। लेकिन एक मामला जो और सर उठा रहा है वो ये है कि गवर्नर केपी और पंजाब ने इंतखाबात के लिए डेट अनाउंस नहीं की, और फवाद चौधरी ये कहते हैं कि ये आर्टिकल 105 के खिलाफ वर्जी है, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये क्या मामला है? जो चले जाएं, उनको किसने रोका है? देखें, बात यह है कि जब निगरान हुकूमत बन जाएगी उसके बाद वो अपनी तश्कील के मुतल्लिक़ आगाह करेगी इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने अपने तौर पर तैयारियाँ शुरू कर रखी हैं, आईनी अमल तो भी जारी है। इनको आते ऐसी पड़ी हुई हैं कि मुझे तो आज ये लतीफ़ा ही महसूस हुआ कि आज 8 अरकान साबिक़ अरकान कौमी असम्बली चीफ जस्टिस साहब को मिलने सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं, यानी कि वो वहाँ कोई बैठे हुए दफ्तर खोल के अदालत का एक तरीक़ेकार है, भाई आपने दरख्वास्त देनी है और वो रजिस्ट्रार ऑफिस के पास जाएगी, वो देखेगा कि काबिल उसका फैसला करेगा। पहले इसको कानूनी निकाल का जायजा लेगा, फिर वो बेंच के सामने लग जाएगी, वो देखेगा काबिल समात है कि नहीं है, फिर समात शुरू हो जाएगी। वो तो तरीक़ेकार है। बात यह है कि जितना भी ये एहतजाज कर रहे हैं, इनको भी पता है कि अब ये सिर्फ दीवार से सर टकराने के मुतरादिफ है। आपके पास मौका था, आपने सियासी पार्टियों के साथ इत्तफाक़ राय पैदा करने की जो कोशिश थी उसको खुद नाकाम बनाया। आपने धमकियाँ दी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज भी जो आप मुजाहरा कर रहे हैं, आपको अच्छी तरह से पता है कि ये बिल्कुल बेकार चीज़ है। जिस तरह इमरान खान साहब कल आए हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही थी, पहले लाहौर में करेंगे, फिर पिंडी करेंगे, फिर फैसलाबाद करेंगे, मतलब हासिल वसूल उन्हें भी पता कुछ नहीं है। और दूसरी बात, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कल कहा कि जी इलेक्शन 2 सूबों में अलग हुए तो बड़ा डिज़ास्टर हो जाएगा। ये बात भी गलत है। देखें, ये हमारे मनसूबा साजों के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है कि अगर आप जमहूरियत चलती रहने दें तो उससे सारे मसाइल का हल निकल आता है। इंडिया के अंदर क्या है, रियासती इलेक्शन कब होते हैं और वफाकी इलेक्शन कब होते हैं, हो रहे हैं ना। अच्छा, इदारों को जो इख्तलाफात हैं मैं उसकी बात ज़रूर करूँगा। अब एक सिस्टम चलता रहे तो उसमें इदारों के इख्तलाफात भी तरीक़ेकार, क्योंकि इमरान खान साहब ने ऐसा बहरान पैदा कर दिया है कि रास्ते ढूंढने पड़ रहे हैं। ये 1958 के अंदर वहाँ एक मसला खड़ा हो गया। चीफ जस्टिस जो थे रियासती असम्बली के, एक रियासत के हाई कोर्ट के करें, उड़ीसा हाई कोर्ट के, उन्होंने वज़ीर अल्लाह को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। अब ये बड़ी एम्बैरसिंग सूरत हाल थी। यहाँ तो जजेस करते हैं। जवाब में असम्बली ने कहा, उनकी इस्तेकाक कमेटी बैठी, उन्होंने कहा चीफ जस्टिस को तलब कर लो तौहीन असम्बली के केस में, तो मामला सेटल हो गया। अगर आप चीज़ों को चलने देंगे तो आईनी हल भी निकल आएंगे इसके। ठीक है सर, मैं पीजे सर की राय लेना चाहूँगी। सर, आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो पूरी तैयारी की हुई है एहतजाज करने की, लाहौर के बाद पिंडी, और फिर सिलसिला ये जारी रहेगा। उनका राइट है, बिल्कुल। अपोजिशन जो भी होती है उसका हक बनता है कि वो बिल्कुल प्रोटेस्ट करे और करना चाहिए। इसी का नाम जमहूरियत है। लेकिन अफसोस ये है, मुझे जिस पे हंसी आती है कि आपका एक दरवाज़ा बंद होता है तो अब ये पॉलिटिशियंस दूसरे दरवाजे पे चले जाते हैं। और मैं कह रहा हूँ, जब फ़ौज ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं तो अब आप कोर्ट्स के दरवाजे खोल रहे हैं। अब ये सबसे बड़ा मजाक है कि आप खुद रिजॉल्व नहीं कर सकते, खुद बात नहीं कर सकते, तीसरे फरीक को आप उसको अंदर ला के और उसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट कर रहे हैं। आपके पास एक रिटन चीज़ मौजूद है, हर चीज़ है, आप उसको री-एलैबोरेट कर रहे हैं। ये क्यों आप कर रहे हैं, मुझे बताएं ना। ये एक हम खुद अपना एक मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि जो आपके जो एडवर्सरीज हैं वो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हुए हैं उन्होंने। वो कहेंगे यार ये किस किस्म की पार्लियामेंट है, ये किस किस्म के पार्लियामेंटेरियंस हैं, डोंट दे अंडरस्टैंड व्हाट द रूल ऑफ लॉ इज, व्हाट इज द रूल्स ऑफ बिजनेस। तो ये जो चीज़ें हैं सारी, ये हमारा एक नेशनल मजाक बन जाता है। बात आती है कि आप कब तक इसको खींचते रहेंगे। वो कहते हैं ना, हाउ लॉन्ग इज अ पीस ऑफ स्ट्रिंग। आप कितना उसको खींचते रहोगे, एक ना एक दिन वो टूट जाती है। और मैं कहता हूँ अल्लाह ताला ये ना तोड़े, क्योंकि अगर ये तोड़ा तो जिसकी आप ये सारी बैठ के बड़े तबसरे करते हो ना कि ये फौज नहीं आएगी, मैं आपको गारंटी करता हूँ बिफोर द कंट्री गोज डाउन, अल्लाह ना करे, the army will come in, will intervene unless the politicians don't get their ways right. This is the ultimate thing. लोग तंग आ गए हैं, लोग सबसे तंग आ गए, गवर्नमेंट से भी तंग आ गए, ऑपोजिशन से भी तंग आ गए। और यार तुम आपस में लड़े हुए हो इक़्तिदार के पीछे। मुझे तुम बताओ, मेरे घर गैस नहीं आ रही, चूरन नहीं चल रहा, वो बिजली खत्म हो गई है, मेरा क्या कसूर है? मुझसे तुम टैक्स ले लेते हो हर जगह से। बहुत अच्छी बात की। और पता है क्या, जिस वन विजन की थी ना, उसी वन विजन मैन इमरान खान की तरफ
पाकिस्तान की आवाम देख रही है, इसलिए देख रही है कि जो सड़कों पर उन्होंने हालात पैदा किए हुए हैं इनको रोका जाए, क्योंकि लोगों के घर के सिलसिले नहीं चल पा रहे हैं। अगर सिलसिला चलने देंगे, सड़कों पर नहीं आएंगे, हुकूमत जिस तरह केयर टेकर सेटअप इस वक्त चल रहा है उसके पहिए को चलने देंगे, तभी मुल्क का पहिया चलेगा, हालात बेहतर होंगे। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद हम वापस आएंगे और बात करेंगे कि कौन से अहम इक्तिसादी फैसले होने जा रहे हैं। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। वफाकी काबीना के इजलास का हवाला दिया था। वफाकी काबीना की जानिब से इजलास बुलाया गया जिसमें अहम इक्तिसादी फैसले किए गए। ना सिर्फ ये बल्कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी आज गुफ्तगू की और उन्होंने बताया कि IMF को हमने ये पैगाम दिया है कि नवा जायज़ा इजलास जो है उसे मुकम्मल किया जाए और उनकी शराइत को तकमील तक पहुँचाया जाए ताकि पाकिस्तान का जो सिलसिला है वो चल सके, जो मईशत के हालात हैं वो बेहतरी की जानिब जा सकें। मैं सवाल लेकर आती हूँ जावेद साहब आपकी तरफ और आपसे ये जानना चाहूँगी कि मुल्क की मईशत और IMF के साथ जो मामलात हैं ये बेहतर हो पाएंगे? क्या हुकूमत सख्त फैसले कर पाएगी? आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं है। बात करने या ना करने की है ही नहीं है। आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। हाँ, जो आपके पास ऑप्शन था उसने ऑलरेडी आपकी इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया, वो अपने फैसले लेट करने का। शुरू में 2-2.5 महीने लेट किया, अब डार साहब ने माशाल्लाह लेट करके उसकी तबाह कर दी और यहाँ तक बात पहुँची कि अब IMF कहती है कि हमारे से डिस्कशन करने से पहले अमली तौर पे कुछ करो। अब पाकिस्तान ने अमली तौर पे करना शुरू कर दिया है, जिसका नतीजा ये है कि आप ये देखें कि मार्कअप रेट कल बढ़ा 1%, वो IMF की कंडीशन थी। गैस की प्राइस कोई तकरीबन 75% बढ़ी है, वो IMF की शराइत थी, कंडीशन थी। अब उन्होंने आपकी बिजली की कीमत बढ़नी है 25 से 30%, वो IMF की कंडीशन है। आपने डॉलर को मार्केट बेस्ड करना, वो IMF की कंडीशन है। तो ये तमाम और आपका जो GST 17% है उसे 18% पे जाना है। एक्साइज ड्यूटी बढ़नी है क्योंकि आपने तकरीबन 700 अरब एक्स्ट्रा कलेक्ट करना है जो आपने लूज़ किया है। ये वो IMF की कंडीशन है। वो कहते हैं कि अमली तौर पे करो, जो आपने हमारे से कमिट किया है तो पैसे तब मिलेंगे। और यही हमारे दोस्त ममालिक हैं, उन्होंने भी कहा कि IMF के साथ फाइनल करो, उसके बाद हमारे साथ बैठो। और यही डायलेमा अभी मैं ब्रेक में जो PJ मीर साहब से बात कर रहा था कि पाकिस्तान ने अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर दी है। उस क्रेडिबिलिटी का असर यह है कि शायद जो उन्होंने पहले बात की थी कि आने वाले वक्त में हमारे पे कोई ट्रस्ट ही ना करे। अभी तो स्टेज 1 है ना कि भाई अमली तौर पे करो फिर पैसे देंगे। तो उस वक्त ये होना, करो, करके हमारे पास आओ फिर हम निगोशिएट करेंगे। देखो बात यह है कि मुल्क के साथ खिलवाड़ मत करो। इसकी मईशत तबाहाल हो चुकी है, महंगाई का तूफान ऑलरेडी 31% पे है। अभी जब ये पूरी चीजें इंप्लीमेंट होगी तो ये 50% क्रॉस करेगा। लेकिन आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है इसके करने के बजाय, वरना तो आप मुल्क कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। तो आपको फैसले करें और मुल्क को प्लीज आगे की तरफ जाने दें। अब इतनी गुंजाइश नहीं है कि सोचो विचार करके अपने थीसिस लिख के हम किसी जगह पहुंचा दें। इसलिए इंडिपेंडेंट फोरम बनना शुरू हो गए जो इन्हीं पार्टियों से लोग निकल के अपने 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 व्यू पॉइंट का इजहार करें। साहब आपका पॉइंट आ गया है। इफ्तिखार साहब, ज़राए से ये मालूम हुआ कि जो IMF के अहदेदार हैं वो पाकिस्तान के साथ टर्म्स को बहाल करना चाहते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि पहले पाकिस्तान अपनी शराइत को पूरा करे। लेकिन लग ऐसा भी रहा है कि हुकूमत हिचकिचाहट का शिकार है। इसमें कितनी सदाकत है? भाई ज़राए कौन है? पहले मुझे आज तक समझ नहीं, खुफिया ज़राए होते हैं। हर अखबारी जो खबर इसमें ज़राए को हवाला दिया ये कोई ज़राए नहीं है, ये ओपन बात है। अच्छा, ये देखा ना, ज़राया बोला, एक ज़राया तो बोल गया, ये जरिए। जी सर, ठीक है। तो बात यह है कि जब अय्याशी करोगे यस तो फिर यही होगा। हज़ारों गाड़ियाँ मंगवा रहे हो जिनकी ज़रूरत ही नहीं है, वो अय्याशी की चीज़ें ले रहे हो जिनकी ज़रूरत ही नहीं है। 8 बजे उसने कहा लाइटें बंद कर दो, 4 पैसे बचाने दो, उसको मानने को तैयार नहीं हो। गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी मुझे नज़र नहीं आती है। पॉलिसी है जी, हम अपने जो मीटिंग करते हैं कैबिनेट की, उसमें चाय कम पियेंगे, उसमें एक बल्ब जलाएंगे, एक बल्ब बंद करेंगे। क्या मजा आ गया यार। तुम्हें इसलिए भेजा गया था, तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो घर आ जाओ, करने दो किसी और को। ये जो इसने बात की है, कोयटे में जो माहिरीन का एक इजलास हुआ, उन माहिरीन को ये बताओ कि गंदम की कीमत कैसे कम करनी है। मेरा चैलेंज है, वो जो साथ बैठे थे
उनमें साबिक चीफ मिनिस्टर भी गालबन था। मेरा चैलेंज है कि वो मुझे टीवी पे आके मेरे सवाल का जवाब दे कि गंदम की कीमत कम कैसे करनी है, और अगर तुम्हारे पास इसका जवाब नहीं तो शर्म करो कि तुम्हारी मनसूबा की बात दवेद कर, सर, तुम्हारी क्या मनसूबा बिल्कुल भविष्य का तल्लक IMF से यार। अपने पैरों पे आप खड़े तो हो। कहने से नहीं फर्क पड़ता, मुझे तरीका कार बताओ यार। तुम तकरीरें बड़ी करते हो यहाँ पे, मैं कहता हूँ मुझे हल बताओ, तरीका बताओ ना कि गंदम की कीमत कैसे कम वो करनी यही कह है। रहे हैं ना, मिल बैठ के फैसले जावेद करें। साहब प्लीज ठहर 20 जाएं। साल का इफ्तिखार प्लान साहब आपका बनाएं, तो पॉइंट आ व्यवस्था गया है, मेरे निकल पास आएगा। वक्त कम है, मुझे पीजे सर आपकी राय लेनी है। इफ्तिखार साहब बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन मसला यहाँ पर ये है अभी हम कीमतें कम करने की तरफ नहीं, कीमतें बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं, तो हुकूमत ये मुश्किल स्टेप उठा पाएगी? ये उसको उठाने पड़ेंगे, लेकिन जो इफ्तिखार ने भी बात की है, एक चीज़ वो मिस कर गए हैं। जब आप फ़ॉरेन दौरे पे जाते हैं, DW रशियन जर्मन टेलीविज़न ने आपको एक्सपोज किया है दैट यू स्टेड इन वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव होटल्स इन जिनीवा, और उसके जो खर्चे हैं पता नहीं कितने लाख कितना डॉलर्स, बड़ा डेलीगेशन और लेते कितना बड़ा डेलीगेशन। तो कहता है ये वो मुल्क है जो पैसे लेने आया है। Exactly. अब ये देखो, लोग पागल नहीं हैं। अब लोगों को हम सब कुछ पागल पता है जी जो सवाल पैदा कर रहे हैं कि गंदम की कीमत कैसे कम होगी। उसका आपको जवाब नहीं मिलेगा, आपको कभी भी नहीं मिलेगा। आपकी आवाम रो रही है इस जवाब के लिए, लेकिन आपको अब ये जवाब नहीं मिलेगा। देखिए, नंबर 1, आपने बड़ा लोगों को मजाक कर लिया। अब लोग आपको कहते हैं बेटा हम तुम्हें पैसे देंगे, ये पहले तुम अपने प्लान तो बताओ। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में और इधर उधर आपकी जो मिनिस्ट्री हैं, ये तो हमें बैठ के वहाँ से जवाब दे देती हैं। मुझे बताओ $10 बिलियन तुम लगाओगे, हम तुम्हें देंगे, कहाँ लगाओगे? जो पहले पैसा है वो कहाँ गया? वो उसका जवाब देने को तैयार नहीं है पाकिस्तान में। तो इसीलिए तो वो आपसे काउंटर कर रहे हैं। आप पहले आपके साथ बड़े प्यार के साथ करते थे। आपने क्वेश्चन रेज किया था हाँ? कि मेरे मुल्क पे $100 बिलियन आपने कहाँ लगाया? 15 साल में लगाया, बताएं कितने डैम बनाए, क्या कहाँ गए पैसे? एग्जैक्टली। ये जो चीज है तो IMF भी पूछने का हक रखता है। ये जो चीज़ है, जिस तरह आप एक पाकिस्तान में किसी बैंक के पास जाते हैं, वो आपको कर्जा नहीं देता जब तक आप कोलैटरल और ये ना रखें। तो आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान का अगर कोई देगा वो नहीं मांगेगा? कोलैटरल सारा कुछ देता है। सर मेरे पास एक बड़ा अहम सवाल है, स्टेशन देते, होटल ये सर दो मेरे होटल। पास नवीद साहब आपसे पूछने के लिए एक बड़ा ही अहम सवाल है। डॉलर्स की किल्लत मुल्क में मौजूद है, लेकिन गुज़िश्ता 6 माह के दौरान 2200 लग्जरी गाड़ियां दरामद की गई हैं, ये किस तरह कर रहे हैं? देखें, ये तो वही बात आ गई ना कि पॉलिसी साज क्या कर रहे हैं। अब गवर्नर स्टेट बैंक की जो अपनी रिपोर्ट है उसमें उन्होंने बताया है कि सिर्फ 3 माह के दौरान 13 बैंकों ने डॉलर को मैनिपुलेट करके 100 अरब रुपए कमाए हैं। अब आप अंदाजा लगा लें। माशाल्लाह। ये तो ऐसी है जैसे हमारे इलाके की पुलिस खड़ी होके वर्दियां पहन के हमें लूट रही हो, तो आपने फिर फरियाद लेके कहाँ जाना है? माफ कर दे। जाना कहाँ तो आपने? नहीं, इस तरह करती है हमारी पुलिस इस तरह। नहीं तो उनके ये- कहने का जो मकसद बैंक ने है कर लिया। चेयरमैन साहब को इस्तीफा देना मिसाल दे चाहिए, रहे हैं, कंप्लेन करने मिसाल की दे रहे बजाय। हैं। दूसरी बात यह है कि जब एक हुकूमत के पास इतना इख्तियार ही नहीं होगा, और स्टेट बैंक को हमने खुद मुख्तार कर दिया, उन्होंने वो बैंकों के नाम भी जो हैं अभी आश्कार तो नहीं किए, लेकिन रिपोर्ट उनके पास आ गई है। अब उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। अभी यहाँ कह रहे थे जी कर्जे कहाँ गए, इमरान खान साहब ने कमीशन बनाया था कि नहीं? जब काम शुरू हुआ है तो साथ उन्होंने लपेट लिया, उन्होंने कहा भी ये है। और मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ कि कोरोना के फंड्स कोरोना पर इस्तेमाल नहीं हुए। अच्छा, आज आलमी बरादरी आपसे पूछ रहे, आपको लेने के देने पड़ जाएं, और वो ठीक है कि पाकिस्तान की मईशत में इस्तेमाल होगी, कुछ बचत होगी, बहुत बड़ी तबाही थी। बात बड़ी सादा सी है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी, डिमांड, सप्लाई, ये इन 3 चीज़ों पर भी आपने गवर्नेंस वाले से नज़र रखनी है, वरना महंगाई कंट्रोल नहीं होगी। IMF से माला तो आपने करना ही करना है, लेकिन अंदरूनी मुल्क ये काम करना बड़ा ज़रूरी है। और आखिरी बात ये कि ये बिल्कुल खाम ख्याली है कि अफराते ज़र बढ़ा के आप महंगाई रोक लेंगे या कम कर लेंगे। ये सिरे से नज़रिया बातिल साबित हो चुका है। ठीक है, आप सबका बहुत शुक्रिया। कहना यहाँ पर यही है कि अगर IMF के साथ मामलात बेहतर हो जाते हैं और नवा जायज़ा इजलास मुकम्मल हो जाता है, तो फिर उसके बाद पाकिस्तान को $1 अरब 20 करोड़ फौरी तौर पर मिल जाएंगे, जिसके बाद दोस्त ममालिक के साथ भी मामलात बेहतर हो जाएंगे, वहाँ से भी पाकिस्तान को इमदाद आना शुरू हो जाएगी। लेकिन इन सख्त फैसले जो हुकूमत की जानिब से किए जाएंगे, उसके बाद आवाम के ऊपर बोझ बढ़ेगा। इस बोझ को कम करने के लिए तमाम गैर ज़रूरी सरकारी अखराजात और जो कि मराआत हैं, मुख्तलिफ तबकों को जो मराआत मिल रही हैं, उसमें कमी करनी होगी। इनफैक्ट उन पर पाबंदी लगाना होगी ताकि आवाम के मसाइल कम किए जा सकें। इसी के साथ आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के मान।
अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस में मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं वन मैन वन लीडर विद वन विजन इमरान खान की। इमरान खान वो शख्स है जिसने अपने ही हाथ से अपनी ही पंजाब हुकूमत का सफाया किया। ना सिर्फ ये बल्कि पार्लियामेंट से इस्तीफे दिए और अपोजिशन लीडर बनने की जो मुमकिन अपॉइंटमेंट थी उसका मौका भी ज़ाया कर दिया। और अब वही इमरान खान अपनी जमात के साथ एक बार फिर सड़कों पर मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 43 अरकान के इस्तीफे भी मंजूर हो चुके हैं और इलेक्शन कमीशन को ये समरी भी मौसूल हो गई है। कौमी असम्बली से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान का सफाया हो चुका है और अब सिर्फ वहाँ पर मुनहरफ अरकान मौजूद हैं या वो जिन्होंने छुट्टी की दरख्वास्त दी थी। छुट्टी की दरख्वास्त पर सरदार तालिब नकई और नवाज इलाही साहब मौजूद थे। पैनल में मेरे साथ नवीद चौधरी साहब, पीजे मीर सर, जावेद इकबाल साहब और इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं। नवीद साहब, क्या कहेंगे, जो दो बाकी रह गए उनको वहाँ पर रखने का मकसद क्या है? देखें, वो तो एक टेक्निकल इशू है कि छुट्टी की दरख्वास्त उनकी आई हुई थी क्योंकि इन अरकान के इस्तीफे 22 जनवरी को मंजूर किए गए हैं, जो डेट स्पीकर ऑफिस ने बताई है। तो उससे पहले उनकी जानब से छुट्टी की दरख्वास्त आ गई थी। तो ये एक तकनीकी इशू है, इसलिए वो दो अरकान बरकरार रहेंगे जब तक वो इस्तीफ़ा नहीं दे देते। एक तो ये पहलू हो गया। ये सारा मामला जो है ये है सियासी बसीरत का। सियासी बसीरत में ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत झुककर चलें, दबकर चलें, डरे रहें, सहमे रहें। यकीनन सड़कों पर भी हैं, ललकारें भी। अगर आपके पास ताकत हो तो आप सिस्टम को बुलडोज कर दें। किसने रोका हुआ? कोशिश की ना आपने। लेकिन देखना ये होता है कि जब एक मुतवाज़न मौका आपको मिल रहा है और हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि आए टेबल पर बैठते हैं, एक चार्टर ऑफ इकानमी जो है वो साइन कर लेते हैं और उसके मुताबिक मामलों को आगे चलाते हैं, बाकी चीज़ें भी तय कर लेते हैं, इंतखाबी इस्लाहात को भी देख लेते हैं। ये बात बार बार की गई। तो इमरान खान साहब को ये जोन था कि वो सारे सिस्टम को बुलडोज कर देंगे। देखें, बात यह है कि जिस मुल्क में हम बैठे हुए हैं इसकी एक तारीख है। यहाँ पर इदारे मौजूद हैं, यहाँ अवाम मौजूद हैं, जहाँ बहुत सारे लीडर पैदा हुए, जल लीडर भी बनाए गए, उनको भी मकबूलियत मिल गई, बाद में उनका भी क्या हाल हुआ सबके सामने है। तो आपको उस स्कोप के अंदर रह के अपने चालें चलनी पड़ती हैं जो अवेलेबल है। अगर उसका दुरुस्त अंदाज़ा आप नहीं कर पाएंगे तो वही होगा कि कौमी असम्बली में आप इस्तीफे दे रहे हैं, तनख्वाहें लिए जा रहे हैं, फिर आपने जाने की कोशिश की तो अगलों ने चालें चलना शुरू कर दी। जी। आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए था, अगरचे इसका एतराफ़ उस वक्त जनरल बाजवा साहब ने नहीं किया, कि आपको इस्टेब्लिशमेंट से बहुत भरपूर सपोर्ट हासिल थी नवंबर तक। उसके बाद भी कोई आपको अभी गर्म हवा नहीं लगी। बिलावल भुट्टो का वो बयान 100% दुरुस्त है कि ये बार बार कह देते हैं कि 25 मई को बड़ा जुल्म हुआ, बड़ा जुल्म हुआ। भाई, आपकी ना किसी ने आपकी बहन को पकड़ा, ना किसी ने आपकी अभी बीवी को गिरफ्तार किया है, ना आप पर भी हाथ डाला है। अभी तो वो केसेस ही नहीं बने। गंदम स्कैंडल में कितने पैसे गए हैं, मैं वक्त जाएगा बताने में, मुझे पता है कितने हैं। अद्वियात स्कैंडल में कितने पैसे हैं। ये बड़े बड़े स्कैंडल, इनके भी केस ही नहीं बने। क्यों नहीं बने, उसकी और वजूहत है। अगर आपको अदलिया से रिलीफ मिल रहा था, अगर आप पर हाथ नहीं डाला जा रहा था, तो आपको उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कोई ना कोई सूरत हाल ऐसी बना लेनी चाहिए थी कि सियासी जमातों के साथ बैठ के इश्तराक अमल करते। आपने वो मौका गंवाया। एस्टैब्लिशमेंट पर भी तब प्रेशर आया था 2020 में जब PDM बनी थी, जब सारी जमातें इकट्ठी हो गई तो फिर उन्होंने बैठ के गौर फिक्र शुरू किया। आप याद करें कि उसी वक्त फिर नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर गए थे, उसी वक्त जरदारी साहब जेल से बाहर आए थे, उसी वक्त सारे मामला हुए थे। वरना जो प्लान था जनरल फैज साहब को, तो इम्प्लीमेंट होने जा रहा था। तो या तो आप सारी जमातों को साथ मिलाते और एक मोमेंटम बनता और उसके नतीजे में आप कोई बड़ा फैसला कर पाते। ऐसा भी नहीं था, आप अकेले निकले और आपने समझा कि मैं पूरी दुनिया को फतह कर लूँगा, सारा पाकिस्तान, सारे इदारे मेरे आगे दो जानू हो जाएंगे। हालांकि जो लोग उस वक्त आपको इस्तेमाल कर रहे थे उनके मकासद कुछ और थे। सीधी सी बात है, जनरल बाजवा साहब तो सी लेना चाह रहे थे और ये भी चाह रहे थे कि चूँकि हमने इतनी मेहनत से ये बुत खड़ा किया है और इसकी इदारों के अंदर बहुत सपोर्ट पैदा हो गई है, वहाँ से भी मुखालफत कम हो। तो ये बात अगर आप समझ लेते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। इफ्तिखार साहब, किस तरह आप इस चीज़ को डिफाइन करेंगे, वन मैन वन विजन? और उसने एनविजन क्या किया, अपने ही पैरों से कुल्हाड़ी मार ली, पंजाब में अपनी ही हुकूमत का खुद सफाया कर दिया। जी, आपने सही कहा। देखिए, मैं कुछ और चीज़ें आहिस्ता से समझता आदमी, मैं जितना मैं बूढ़ा होता जाता हूँ उतना या तो मेरी अक्ल ख़त्म होती जा रही है या मैं सीखना शुरू कर रहा हूँ। उनको अपनी चीज़ें चाहिए जिसके लिए उनको एक हुकूमत चाहिए, क्योंकि बगैर हुकूमत के तो दुनिया में पैसे कोई नहीं मिलते। आपको तो अभी हुकूमत के बावजूद नहीं मिल रहे। ये खेल वही है पुरानी। मैं पिछले दिनों कुछ मुतासर होने लग गया था कि शायद इस खेल में तब्दीली आ रही है, शायद कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हो रहा है, शायद कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर
جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں اس کا احساس ہونے لگا ہے، شاید عوام تک اس کے فائدے پہنچ جائیں. لیکن کچھ واقعات ایسے ہو رہے ہیں اوپر تلے کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے، اور میرا یہ جو اعتماد تھا بحال ہوا اس کو ٹھیس پہنچی ہے. مثلاً اسمبلیوں کو خالی کر کے چلے جانا کا جو مذاق ہے یہ کیا ہے؟ میں نے کئی دفعہ کہا، شاید آپ کے پروگرام میں کم اور ایک دوستوں میں زیادہ فکرہ استعمال کرتا ہوں، یہ سب سکرپٹڈ ہے. جس کسی نے بھی سکرپٹ لکھا تھا یہ وہی لوگ ہیں جو اس کو لے کے آئے تھے، جنہوں نے 2011 سے 2022 تک ایک سکرپٹ کے مطابق اس کی مدد کی، اور ایک ایسی فوج اس کو کھڑی کر کے دی ان تمام جمہوریت پسند لوگوں کو گالی دینے کے لیے، آئین کی حمایت کرنے والوں کو گالی دینے کے لیے، آئین کو سپورٹ کر اور گالی دینے کے لیے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ وقتی دور ہے. تو یہ جو اسمبلی خالی کر کے جا رہے ہیں یہ بھی کسی کے کہنے پہ خالی ہو رہی ہے. اچھا. کیونکہ ایک موقع آئے گا جب یہ سوال اٹھایا جائے گا کہ وہ اسمبلی کیا اسمبلی ہے جس میں اپوزیشن نہ ہو، اور بڑا جنرل سوال ہوگا، وہ جمہوری سوال ہوگا، وہ آئین کے مطابق سوال ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ جو الیکشن ہونے والے ہیں آپ کے صوبوں میں، دعا کریں کہ یہ الیکشن درست انداز میں ہو جائے. تو میں ان ساری چیزوں کو اکٹھا دیکھتا ہوں. آپ نے جو سلوگن دیا ہے اس سلوگن کی شاباش واقعی اس کو ملتی ہے کہ اس نے بہت خوبصورت طریقے سے پورے سسٹم کو ختم کیا، لیکن یہ اس کا سلوگن نہیں ہے، یہ انہوں نے سلوگن دیا تھا جو اس کو لے کے آئے. ٹھیک ہے. ویجے سر آپ کی رائے لینا چاہوں گی، اسپیکر کے اس فیصلے کو، بروقت فیصلے کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ انہوں نے جس طرح ایک پولیٹیکل موو ہے تو انہوں نے کاؤنٹر پولیٹیکل موو کیے. اگر وہ واپس آ جاتے پھر ایک امبیرسنگ سچویشن ہوتی، اور آپ جس طرح آپ نے اپنا مذاق تو انٹرنیشنلی بنا لیا ہے تو اور بڑا بڑھ جاتا، اس کے اور بڑا مذاق ہو جاتا پاکستان کا. آپ نے توشہ خانے میں تو اب زبردست قسم کا مذاق اڑوا لیا ہے. پھر گورنمنٹ نے بھی اس کو پروٹیکٹ کیا ہے، نہیں جی ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز خراب ہوں گے. یہاں اگر یہی چیز ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہونا تھا. یہ اسپیکر نے بالکل وہی کیا جو کہ اس کو کرنا تھا، اور اس نے کیا کہ اس نے یہ جو اسمبلی کے ممبرز ہیں ان کے پی ٹی آئی والوں کے وہ ایکسیپٹ کر لیے. نہ کرتے اس میں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک کرائسس کریٹ ہو جانا تھا. کرائسس کی جو بات ہے آئی تھنک وہ نٹ شیل میں افتخار نے تو بتا دیا ہے. ہم کیا کرتے ہیں پاکستان میں، ایک اپوائنٹ ہوتا ہے، بالکل اپوائنٹ ہو گیا، کرپٹ ہو نہ ہو، لیکن اس کی جو غلط جو فیلنگس ہیں وہ جو نمبر 2 ہوتا ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اور نمبر 1 جو ہوتا ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. ہم نے پروٹیکشن گیم رکھی ہوئی ہے ہر جگہ پہ اوپر کہ آپ مجھے بتائیں میں آپ کو بچاؤں گا، اینڈ یہ گاڑی اس طرح ٹرنڈل آن کرتی رہے گی. یہ ٹرنڈل آن کب تک کرے گی؟ آپ کے پاس فائنل وارننگ آ گئی ہے میری نظر کے اندر 2 سال ہے. 2 سال کے بعد پاکستان کو نہ کسی نے کوئی پیسہ دینا ہے، نہ اس کی کوئی رسپیکٹ ہوگی، کیونکہ ہم نے بہت جا کے بھیک مانگ لی ہے، اور یہ وہ کہتے ہیں نا وہ کشکول لے کے پھر لیا. اب انف از انف. سعودی عربیہ نے، میں نے پہلے بھی کہا ہے، سعودی عربیہ نے دبے لفظوں کے اندر آپ کو بھی ایک شٹ اپ کال دے دی ہے. انف از جسٹ انف. وہ وہی رائے جس کی توقع کی جا سکتا. پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے. فواد چودھری اس اقدام پر تنقید کر رہے ہیں، آپ اس پر کیا کہیں؟ دیکھیں، جو اصل بات ہے جو آپ نے بات کی نا کہ 1 مین 1 لیڈر 1 ویژن، اور افتخار صاحب نے بات کی کہ چالیں وہی چلی جا رہی ہیں. بنیادی طور پہ اس 1 مین 1 لیڈر کے ویژن نے ان چالوں کو ایکسپوز کیا جو پرانا کھیل چل رہا تھا. وہی کھلاڑی جو کھیل کھیل رہے تھے، چہرے بدل کے دوبارہ نئے سرے سے اسی کھیل کو کھیلا گیا اور کھیلا جا رہا ہے. اب بھی دیکھنے کی چیز ہے کہ یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کھیل سے کیا بہتری ہوئی ملک میں؟ نہیں ہوئی. ہوا کیا؟ ایکسپوز ہو گیا، تمام سسٹم ایکسپوز ہو گیا، پارلیمنٹیرین ایکسپوز ہو گئے. جس ایک شخص کو ہم یو ٹرن کا بادشاہ کہتے تھے، پوری کی پوری پارلیمنٹیرین یو ٹرن کے بادشاہ بن گئے اس 1 سال میں. یہ سارا کھیل 1 سال میں کھیلا گیا، تمام چالیں چلی گئیں، حتیٰ کہ سسٹم اچھا خاصا چلتا تھا. جیسے 2000 مجھے یاد ہے کہ جب آصف زرداری صاحب کی حکومت تھی اس وقت میاں نواز شریف صاحب کو کہا گیا تھا کہ آپ ان کے خلاف احتجاج کریں مہنگائی کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر. تو میاں صاحب نے کہا تھا کہ ان کا 5 سال کا مینڈیٹ ہے، میں اسے نہیں چھیڑوں گا. تو 5 سال کا مینڈیٹ تھا، ہوتا تو عمران خان خود ہی ایکسپوز ہو جاتا. وہ غلط ہوا، نو کانفیڈنس. اس سے بھی بڑی غلطی عمران خان نے استعفے دے کے کی، حتیٰ کہ اسمبلیوں میں رہ کے وہ اس سسٹم کو اور ایکسپوز کرتے تھے، لیکن انہوں نے استعفے دیے. اچھا، اس کے اوپر یو ٹرن پھر عمران خان نے لیا
اور انہوں نے یو ٹرن لیا. جو کام ہفتے 10 دن کا تھا, اسپیکر صاحب نے چونکہ ایکسپوز ہونا تھا, پارلیمنٹ کو ارریلیونٹ کرنا تھا, اپنی آئینی حیثیت کو دنیا کے آگے تماشا بنانا تھا, 15-20 دن کا کام تھا, 30 دن کا کام تھا, 8 مہینے لے کر آپ ان استعفوں پر بیٹھے رہے, اور پھر اچانک آپ نے یو ٹرن لے کے 30, 40, 45 کر کے فارغ کر دیا. یہاں تک اسمبلیوں کے دروازے تک بند کر دیے گئے. ہم نے آئین کے اوپر اسپیکر صاحب کو ڈیفینڈ کیا, اور اسی آئین کو انہوں نے ٹکا ٹوکری کر کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا. اور اس اسمبلی کو افتخار صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ آپ نے irrelevant کر دیا ہے. اس نے جو ابھی امینڈمنٹس کریں گی, جو قانون سازی کریں گی, اس کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ تو کوشچن یہ ہے کہ خدا را, ہم اگر ملک میں چاہتے ہیں کہ جمہوریت اور کانسٹیٹیوشن ہو تو اس کو مانے, نہ کہ اس کا استعمال کریں. ٹھیک ہے جاوید صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں یہاں یہی کہوں گی کہ اتنے یو ٹرن لیے کہ واپس وہیں آ گئے, سڑکوں سے شروع ہوئے اور سڑکوں پر آ گئے, اور اب سڑکوں پر آ کر آئینی اقدام کے خلاف مطالبات کر رہے ہیں. اس پر کریں گے بات ایک بریک کے بعد, آپ ساتھ رہیے.